रतनपुर नामक गांव में एक विधवा माँ अपने बेटे के साथ घर में रहती थी। बेटा अभी 7 वर्ष का ही था, जिसका नाम सुशील था। अपने बेटे को पढ़ाना माँ को अत्यंत चिंता सता रही थी कि किस प्रकार से और कहाँ से अपने बेटे को पढ़ाएं, क्योंकि उनके पति के गुजर जाने के बाद घर का पूरा भार सुशील के माँ के कंधों पर आ गया था। पहले सुशील की माँ किसी तरह रुपयों का जुगाड़ करके सबसे पहले अपने बेटे का नाम स्थानीय विद्यालय में लिखवा दिया, जिससे कि उसके सुशील को उचित शिक्षा मिल सके। अपने सुशील को नित्य प्रतिदिन स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने भी जाती थी। जब स्कूल में फीस देने का समय आया, माँ को अत्यंत चिंता हो रही थी कि अब स्कूल में किस प्रकार से फीस जमा करें। अपने पड़ोसी के घर में गई, लेकिन वहाँ से धुतकार कर भगा दिया। कोई कर्जा देने को तैयार नहीं थे। सुशील के माँ को इस बात की चिंता रहती थी कि फीस जमा नहीं होने के कारण सुशील को स्कूल से भगा ना दे। 2-3 दिन बाद सुशील की माँ अपने बेटे की फीस जमा करने के लिए कई रईस के घर में बर्तन मांजना, खाना पकाना, कपड़ा धोना और कई प्रकार के बेगारी भी करती थी। वहाँ से कुछ भी मिलता था उसे अपने बेटे की फीस, स्कूल ड्रेस, किताब कॉपी और भोजन पर खर्च करते थे। कुछ रुपये जुगाड़ करके कुछ एक महीनों के बाद स्कूल में फ़ीस जमा करने के लिए स्कूल गए। फीस लेट जमा होने के कारण माँ को शिक्षक के द्वारा ताने भी सुनने पड़े और उस पर शिक्षक ने और फाइन भी लगा दिए। माँ रोती बिलखती शिक्षक के चरणों में गिरकर फाइन हटा देने के लिए रहम की भीख मांगने लगे। शुरुआत में शिक्षक अपने बात अड़े रहे, लेकिन अंत में जाकर फीस में फाइन को हटा दिए। रोती बिलखती माँ घर को आई और सोचने लगी कि मेरा बेटा कुछ वर्ष में बड़ा आदमी बन जाएगा और मेरा दुख का साया ख़त्म हो जाएगा। और कई सारी आशाएं अपने बेटे पर बैठा रखी थी। माँ को ऐसा लग रहा था कि हमारा बेटा मेरा आँखों का तारा है, सबसे न्यारा और प्यारा है। एक दिन ज़रूर मेरे दुख का साया मिटा देगा। इसी आशाओं को लेकर मैं रोज़ सुशील को स्कूल पहुँचाने जाती और वहाँ से ले भी आती, और तो और राइस के घर में ठाव चौका करके फीस भी जमा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा आया, उनका बेटा स्नातक पास करके एक सरकारी नौकरी लग गई। इसी बीच सुशील की शादी भी राइस घर के एक सुंदर लड़की से हो गई, जिसका नाम कंगन था। माँ प्रसन्नता में फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उनका प्रतीक्षारत सपना पूरा हो गया था। इसी दिन के लिए माँ ने कितनों ही आंसू की बौछार बहाए होंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि चलो अब हम लोगों का ज़िंदगी सुधर जाएगी। इसी तरह हंसी खुशी में दिनों दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा आया, सुशील का स्थानांतरण कहीं दूर प्रदेश के इलाका में हो गया। सुशील अपनी माँ को घर पर छोड़कर प्रदेश रवाना को हुए। सुशील अपनी माँ से यह वादा करके गए कि कुछ एक दिन में मैं फिर लौट के आऊँगा और आपको भी वहाँ पर ले जाऊँगा, और पहुँचते ही आपको एक कॉल भी करूँगा। माँ के चरण स्पर्श के बाद सुशील और उनकी पत्नी गाड़ी पर बैठ गए। सुशील दूसरे प्रदेश जाने के बाद न मैसेज और न ही कॉल किया। सुशील के जाने के बाद उसकी माँ का मन विचलित सा था। इनको यही बात की चिंता थी, कैसे सुशील वहाँ पहुँचा होगा, कैसे यात्रा हुई होगी, यात्रा में कुछ दिक्कतें तो नहीं आई होंगी। आदि आदि अनेक प्रश्न माँ के हृदय से उठ रहे थे, जो एक तरह से सूली की भांति चुभ रही थी। माँ का ध्यान हमेशा ही फ़ोन के कॉल और मैसेज पर था। उनकी प्रतीक्षा असार्थक हो रही थी, क्योंकि सुशील वहाँ पहुँचने के बाद कॉल भी नहीं किया और न ही मैसेज। समय बीतते गए, लेकिन सुशील का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। माँ का हर हमेशा ध्यान सुशील के प्रति चिंता का कारक बन रही थी। दिन बीत गए, लेकिन सुशील का एक भी कॉल नहीं आया। मानो ऐसा लगता था कि सुशील अपनी माँ का कृतज्ञता को भूल गया और कल की छोकरी के लिए अपनी माँ को भूल गया, जो उसे जन्म दी और कष्ट करके उसे पढ़ाया और लिखाया था। सब माँ के लिए असार्थक सिद्ध हो रही थी। वहाँ सुशील अपने परिवार के साथ सेटलमेंट हो गया। हमेशा ही दुख से असहाय प्रतीत हो रही थी।
माँ हमेशा ही इस इंतज़ार में रहते थे कि कब बेटा मेरा मुझे कॉल या मैसेज करेगा। लेकिन उसका बेटा तो अपने बाल बच्चों और पत्नी के साथ खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहा था। सुशील को लगभग 6 वर्षों के बाद माँ के ख्याल आया और तत्परता से अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन क्या कॉल तो कोई रिसीव कर ही नहीं रहा था। कुछ समय बाद फ़ोन के पास के ही एक व्यक्ति ने रिंग बजते हुए फ़ोन को सुना। उसने फ़ोन में बज रहे रिंग की ओर भागते हुए घर के अंदर आया और कॉल को उठाया तो उसने पाया क्या, कोई और नहीं उसका बेटा सुशील है। सुशील ने अपने माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, आप कैसे कुपुत्र हैं जो अपनी माँ की बिलखते हुए चेहरे को भी देखने नहीं आए। सुशील रोते हुए कहा कि बताइए मेरी माँ अभी है कहाँ। व्यक्ति ने कहा कि 2 दिन पहले ही आपकी माँ बाजार की ओर गई थी और अभी तक नहीं लौटी है। आपकी माँ आपके लिए इतना इंतज़ार किए और अभी उनके पास एक वक्त खाने की एक सूखी रोटी भी नहीं है। भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, कोई तो उसे एक वक्त की रोटी भी नहीं देता था। और तुम्हारी माँ को अछूता दृष्टिकोण से पड़ोसी अपने घर से डांट फटकार कर भगा भी दिया करता था। आप उस माँ को भूल गए जो आपको ठाव छोका करके आपको पढ़ाया और लिखाया। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अंतिम में व्यक्ति दीनतापूर्वक सुशील से अनुरोध किया कि आप आइए, जल्दी से अपनी माँ को खोजें और उनसे माफ़ी मांगें। यह कहते हुए उन्होंने कॉल को रख दिया। सुशील अपनी माँ की याद में रोते बिलखते हुए पत्नी और अपने बाल बच्चों के साथ अपनी कार में बैठा और रतनपुर की ओर प्रस्थान करने लगे। जब रतनपुर बाजार में अचानक ही सुशील की कार एक बूढ़ी माता से जा टकरा गई। बूढ़ी माता वहीं राम के प्यारे हो गए और उनकी आत्मा ईश्वर में अंतर्ध्यान हो गए। सुशील बहुचक्का से कार से उतरा, बूढ़ी माता को देखा तो और कोई नहीं, उसकी अपनी जन्मदाता माँ थी। घटनास्थल पर स्थानीय लोग दौड़े और पूछने लगे, यह कौन और इनका घर कहाँ है। यह दृश्य देख सुशील अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना गाड़ी छोड़कर अपने परिवार के साथ वहाँ से 9-2-11 को हो ही रहे थे। लोगों ने तुरंत ही उसे और उसके परिवार वाले को दबोचा और सुशील को पीटने लगे। वहीं पर फ़ोन उठाने वाले व्यक्ति आए और सुशील को पहले लोगों से बचाए और ध्यान से देखने के बाद बोले, यह माता कोई और नहीं, मार खाने वाले की ही माताजी थे। सभी लोग हक्का बक्का हो गए। सुशील को कुछ लोग तो ताने देने लगे और कुछ तो कटु वचन कहने लगे। सुशील अपने किए करने पर शर्मसार और हताश होकर गिर पड़े। सुशील के पास पछताने के सिवा कुछ बचा नहीं था। दोस्तों, माँ के मर्म ममता की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।